don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। Hello guys, how are you? I welcome you all on our channel DDA Digital. और हम यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर एंड आई होप यू आर फॉलोइंग दीज करंट अफेयर एज यू आर गेटिंग दीज करंट अफेयर इन योर वीकली एग्जाम्स और यू विल गेट दीज करंट अफेयर इन योर मेंस एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेट है दिस इज सेट नंबर 41। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ओके तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज्ड रिसेंटली। देखो, सोलर पावर प्लांट लगाना है तो सोलर प्लेट्स लगानी पड़ेंगी। अगर सोलर प्लेट्स लगानी है तो दो ऑप्शन है, या तो हम एक बहुत ज़्यादा लैंड को एक्वायर करते हैं और उसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगाते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर वो जो लैंड है फिर वो किसी और यूज़ के काम नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारे पास कोई लेक हो, कोई रिवर हो, उसके ऊपर लगा दो। तो ऑब्वियसली लेक एंड रिवर के ऊपर तो हम वैसे भी कुछ नहीं करना था, तो हम क्या करते हैं, जो प्लेट्स होती है ना वो किसी लेक या रिवर के ऊपर लगा देते हैं जो उस पानी में फ्लोट करती है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे हमारी ज़मीन बच जाती है। अब ये कह रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट एंड दैट टू फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो ऑपरेशनलाइज हुआ है रिसेंटली, वो कौन से स्टेट में हुआ है। तो भाई वो जो अभी ऑपरेशनलाइज हुआ है वो कहाँ हुआ है बच्चों, वो हुआ है रामागुंडम में। रामागुंडम में। अब ये रामागुंडम में इतनी गर्मी पड़ती है कि कभी कभार उसको अग्निगुंडम भी बोलते हैं, अग्निगुंडम। और नाम सुन के थोड़ा सा पता लग रहा होगा कि इन तीन स्टेट से तो थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ से तो नहीं होने वाला। ये होने वाला है कहाँ से, तेलंगाना से होने वाला है। ठीक है, तो तेलंगाना जो पहले कभी आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे दिस इज, और वहाँ पे बन रहा है दिस फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ओके, अब आप एक और चीज़ देख लेते हैं। अब इंडिया इतना सोलर एनर्जी में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, और अगर हमने क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ नहीं किया तो ह्यूमन का सर्वाइवल भी खतरे में है। और हमने टारगेट लिया हुआ है, हमने एक टारगेट लिया हुआ है, स्पेसिफिकली भी पूछ सकते हैं, हमको बनानी है 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन्यूएबल सोर्सेज। और आपको पता है कि जो सोलर एनर्जी है वो भी क्या है, एक रेन्यूएबल सोर्सेज का पार्ट है। ये जो प्लांट बनाया है ये बनाया है एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और किसकी हेल्प से बनाया है, भेल की हेल्प से बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट इतना है। और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, आपने देखा होगा कि हमारे पास ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, दे आर 17 इन नंबर। उनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो आपके एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि बताओ 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, वो है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट करें। मिटिगेट का मतलब कैसे उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज करें इस चीज के लिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर था तेलंगाना। दूसरा क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। ठीक है, ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट है 2023, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। तो आपको पता ही है कि इंडियन सोसाइटी और इन एवरी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो इन होल वर्ल्ड, हर जगह पर जेंडर बायसनेस होती है। जो फीमेल्स होती हैं दे आर द मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन इन द सोसाइटी, और जो मेल होते हैं पर्टिकुलरली वो जनरली, चाहे वो आप सबसे अच्छे नेशन का नाम ले लो, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, इवन वहाँ पे भी जो मेल है वो भी डोमिनेट करते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कहीं पर ये जेंडर गैप ज़्यादा होता है, कहीं पे ये डोमिनेंस ज़्यादा होती है, कहीं पे ये डोमिनेंस कम होती है। लाइक इंडिया में जो है वो डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा है मेल की। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल और मेल का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो ब्रेड विनर होता है मोस्टली क्या होता है, मेल ही होता है। जो घर में काम करने वाली होती है वो फीमेल ही होती है। वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल है वो बहुत कम है। लिटरेसी में जो फीमेल की लिटरेसी है वो बहुत कम है। बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि सोसाइटी जनरली पेट्रियार्कल सोसाइटी है।
और जब आप बहुत सारी चीज़ों में पीछे रहती हैं फीमेल्स, तो आप कह सकते हो कि इंडिया में जेंडर गैप ज़्यादा है। इंडिया में जानते हो जेंडर गैप कितना है? इंडिया में जो हमारी पोजीशन है जेंडर गैप रिपोर्ट में, वो पोजीशन है 126 पोजीशन पे आते हैं हम। और फर्स्ट पोजीशन पे जो कंट्री है, फर्स्ट पोजीशन पे, उस कंट्री का नाम है आइसलैंड। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है दैट इज 126 पोजीशन है, और सॉरी 127 पोजीशन है, आई एम सॉरी 127 पोजीशन है आउट ऑफ 146। तो हमारी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। इवन हमारी जो पोजीशन है वो चाइना से भी बेकार है। चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनसे भी बेकार हमारी पोजीशन है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में। हम बस एक से बेटर हैं। किससे बेटर होंगे सबको पता है, पाकिस्तान से बेटर हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि असल में ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट है वो रिलीज कौन करता है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। और जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आए तो यू शुड नो द रैंक ऑफ इंडिया, और यू शुड नो द फर्स्ट, हु इज ऑन द टॉप। बस इतना पता होना चाहिए। और अगर ज़्यादा पता लगा पाओ तो इतना पता होना चाहिए हु इज़ इन द लास्ट। इतना हम पता लगा सकते हैं, अदरवाइज देयर आर सो मेनी कंट्रीज एंड वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कंट्री। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रुपिंग है। जनरली जो हम पढ़ते हैं ना वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रुपिंग पढ़ते हैं, बट ये जो ग्रुपिंग है ना ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रुपिंग है। ये 1971 में बनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल इन द वर्ल्ड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड? दुनिया में सबसे बड़ा रामायणा टेम्पल कहाँ बन रहा है? और वैसे हमें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल जो है वो है अंकोर वाट टेम्पल, कंबोडिया। अब एक स्टेट है इंडिया में बिहार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम अंकोर वाट टेम्पल का एक प्योर रेप्लिका इंडिया में बनाते हैं, और उसका नाम भी हमने ये रखने की कोशिश की थी। ठीक है, अंकोर वाट टेम्पल। बट जिसके पीछे फिर कंबोडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि देखो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, आप प्योर रेप्लिका बना दे रहे हो अंकोर वाट टेम्पल का इन इंडिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया को कंबोडिया की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, यूएन में भी पड़ेगी, तो हमने उनकी बात को माना। फिर बिहार ने अपना प्लान चेंज कर दिया। बिहार ने वहाँ पे बनाया एक टेम्पल, और उस टेम्पल का नाम है विराट रामायणा टेम्पल। विराट रामायणा टेम्पल ये बना रहा है एक ट्रस्ट, और ट्रस्ट का नाम है महावीर स्वामी ट्रस्ट। मतलब ये कोई गवर्नमेंट नहीं बना रही, महावीर स्वामी ट्रस्ट। और ये जो टेम्पल बन रहा है 500 करोड़ में बन रहा है। जिस दिन ये बन गया ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल हो जाएगा। अर्लियर दिस पोजीशन वाज हेल्ड बाय अंकोर वाट, बट अंकोर वाट कंबोडिया को छोड़ के ये सबसे बड़ा टेम्पल हो सकता है इन। ठीक है, और इसका जो सही है करेक्ट आंसर है वो क्या है, बिहार। और बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। क्या ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है? नहीं रखना है। ठीक है, बट बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द डिफेंस ऑगमेंटेशन इकोसिस्टम? इंडस एक्स या इंडस 10th एक ये यहाँ पे एक डिफेंस ऑगमेंटेशन या ये एक एक्सरसाइज हुई है इंडस एक्स। एक्सरसाइज नहीं हुई है, ये असल में क्या है, एक तरह का हमारा पार्टनरशिप है विद यूएस। हमें कुछ डेवलप करना है, हमें डिफेंस की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, और उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, नाम है इंडस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो ये इंडिया किस कंट्री के साथ मिलके ये जो डिफेंस ऑगमेंटेशन इकोसिस्टम है ये डेवलप कर रहा है, और इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है इंडस। अब इंडस की जो फुल फॉर्म है वो है इंडिया यूएस डिफेंस ऑगमेंटेशन इकोसिस्टम। ऑगमेंटेशन
इकोसिस्टम। तो हम क्या करना चाहते हैं, जो सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूएस एक बहुत ही आगे का नेशन है जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया स्टिल इज़ इन डेवलपमेंट स्टेज। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए कोई सपोर्ट, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है टू गेट द सपोर्ट। अब कह रहा है कि इंडिया और किसका है, तो भाई आंसर क्या होना चाहिए, भाई इंडिया और यूएसए का है, सिंपल। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इन विच कंट्री इज द हेलियोपोलिस मेमोरियल लोकेटेड विच रिसेंटली मेड द न्यूज। पोर्ट टैफिक, ओके, पोर्ट टैफिक, ओके। अब ये कोई पोर्ट है, पोर्ट टैफिक, और जगह का नाम है हेलियोपोलिस, हेलियोपोलिस मेमोरियल, ये कोई जगह है। अब आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी यूएसए गए थे, और यूएसए के बाद वो इजिप्ट गए थे, और इजिप्ट में एक मेमोरियल है। अब वो मेमोरियल कैसा है, असल में इंडियन आर्मी जब थी, वो रॉयल इंडियन आर्मी, जब वो ब्रिटिश के अंडर थे, तो हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था। और आपको पता ही है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो 1914 से शुरू हुआ था, 1918 तक चला था, ठीक है। उसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट ब्रिटिश की रॉयल इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब ये जो हमारी इंडियन आर्मी थी पहले, ये क्या थी, ये रॉयल इंडियन आर्मी थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और हम इंडियंस ने 70,000 जाने गंवाई हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, 70,000। उनमें से कुछ जाने इजिप्ट में, पैलेस्टीन में, यहाँ पे गंवाई थी, और कम से कम यहाँ पे हमारे 3,727 सोल्जर्स की एक मेमोरियल बना हुआ है। तो जब नरेंद्र मोदी गए इजिप्ट, तो वो इस मेमोरियल को उन्होंने विजिट किया। तो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज नरेंद्र मोदी विजिटेड दिस प्लेस, एंड दिस प्लेस इज नॉन, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो हमारे सैनिक थे जो शहीद हुए थे, और वो थे 3,000 समथिंग, उनका एक मेमोरियल बनाया गया था। और ये किस कंट्री में है, ऑब्वियसली ये किस कंट्री में है, फिर इसका इजिप्ट। जब मेरे को रास्ते में मिलोगे तो मेरे को बता के जाना कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, ठीक है। देखते हैं कौन पढ़ता है। नेक्स्ट, गोवा डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। एक गोवा डिक्लेरेशन होता है, वो न्यूज़ में मिला है कि वो किससे रिलेटेड है। बच्चों, अभी आपको पता है कि G20 की मीटिंग्स हो रही हैं बहुत जगह पर। एक G20 की मीटिंग जो हुई थी वो टूरिज्म के लिए भी हुई थी। अब G20 की मीटिंग बहुत सारी हुई है, कभी टूरिज्म के लिए होती है, कभी कल्चर के लिए होती है। असल में इससे होता क्या है, G20 जो कंट्रीज़ होती हैं वो चाहती हैं कि उनके बीच में एक अच्छे रिलेशन डेवलप हो इन मल्टीफेसिट। मल्टीफेसिट का मतलब होता है इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो कल्चर ले लो, चाहे टूरिज्म ले लो, चाहे वो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो G20 कंट्रीज ने गोवा डिक्लेरेशन किया है, और ये कह रहा है कि गोवा डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू टूरिज्म। और ये पहली बार है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया G20 मीटिंग को क्या करेगा, होस्ट करेगा। और G20 जो कंट्रीज हैं, अगर आप देखा जाए पूरे वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में, कहने को 20 कंट्रीज हैं, बट वर्ल्ड ट्रेड का 80% ट्रेड ये कंट्री करती हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जीडीपी इन्हीं कंट्रीज से आती है। तो इसलिए G20 नेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुपिंग है जिसका इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट है। आपको पता होना चाहिए चाइना भी पार्टिसिपेंट है, पाकिस्तान इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, और कोई भी हमारा पड़ोसी जो आसपास हमारे लगता है लैंड बाउंड्री शेयर करता है या मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है एग्जैक्टली इंडिया के आसपास, वो इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी इंप्लीमेंट्स द अबाधा स्कीम। कोई स्कीम है अबाधा, उसको कौन और यूटी या स्टेट चला रहा है, ठीक है। अब पहले हमें अगर फुल फॉर्म पता लग जाएगी तो हम इसका काम भी कर लेंगे। तो जो अबाधा की फुल फॉर्म है वो है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक अमेनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। ये इस स्कीम के ना फुल फॉर्म है। अब असल में होता क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस हैं
जैसे कि ताजमहल है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे साल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं. बट एट द सेम टाइम दीज प्लेस आर हैविंग लैक ऑफ एमिनिटीज़. और हमें पता ही है कि वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आर्किटेक्चर, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेरिटेज. और दैट मतलब आपको पता है कि इट शुड बी, बट हम नहीं करते उसको ना. वी नो दैट. तो एक गवर्नमेंट है जिसने ये इनिशिएटिव चलाया है और उसका ना एक प्लान है. उसको चाहिए कि पूरी जो सिटी है ना, एक पूरी सिटी है जहाँ पे जगन्नाथ जी का टेम्पल है, उसको ना पूरी सिटी को ना नेक्स्ट 3 ईयर्स में उसे डेवलप करना है. अब हमें पता है कि भाई ये पूरी के लिए स्पेशल प्लान है. नाम इसका आबादा है, फुल फॉर्म इसकी ये है. और पूरी सबको पता है कि पूरी कहाँ है. पूरी थाली में नहीं है, उड़ीसा में है. ठीक है. नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098. असल में अब इस नंबर को किसी और टोल फ्री नंबर से एसिमुलेट कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया है. उस कौन सी टोल फ्री नंबर से इसे कंसोलिडेट कर दिया गया. मतलब अब कि पहले इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए एक स्पेशल नंबर हुआ करता था, अब एक स्पेशल नंबर नहीं है. अब किसी एग्जिस्टिंग नंबर में ही इसको डाल दिया गया है कि अब आपको 1098 डायल नहीं करना, अब आप कोई और नंबर डायल करें तो उसमें भी चाइल्ड हेल्पलाइन हो जाएगी. अब वो जो नंबर है वो है 112. मतलब कि अब ये 1098 पे आपको कॉल नहीं करना है, आपको किस पे कॉल करना है, 112 पे कॉल करना है. अब कुछ लोग इससे बहुत दुखी हैं, मतलब बिल्कुल नाराज हैं. ऑब्वियसली क्यों नहीं नाराज हो. ये जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर थी 1098, असल में इट वाज स्टार्टेड इन 1996. और ये जो शुरू की थी वो की थी टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उन्होंने ये शुरू की थी, जिसको फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था. इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने इसे सपोर्ट किया. 26 साल ये चली और आज आपने इसे बंद कर दिया और किस में मर्ज कर दिया, 112 में. लोग बात क्यों इससे दुखी हैं. असल में देखो, हर साल लैक ऑफ केसेस इस पे रजिस्टर कराए जाते थे. बच्चों के लिए एक स्पेशल थी, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. और जो इस कॉल को पिक करने वाले थे वो बच्चों को समझते थे, वो उनको कैटर करते थे अच्छे से, जिस भाषा में वो उनसे बात करना चाहे उस भाषा में करते थे. अब आप सोचो कि अब आप 112 पे कॉल करोगे और उधर से किसी पुलिस ने कॉल पिक किया, और आई सॉरी टू से, और हमें पता ही है कि क्या बिहेवियर उधर से आ सकता है, नहीं. और हमने इस नंबर को एसिमुलेट कर दिया 112 के साथ. और 112 स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए नहीं है. स्पेसिफिक 112 में आप कोई क्राइम को रिपोर्ट करा सकते हो, क्राइम अगेंस्ट विमेन को रिपोर्ट करा सकते हो, अब आप क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी रिपोर्ट करा सकते हो. बट आपको पता ही है कि अगर चिल्ड्रन की नीड को कैटर करना था तो कोई ऐसा बंदा उधर से कॉल उठाए जो चिल्ड्रन को मोटिवेट करे कि अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से बताए. अब अगर कोई प्रोफेशनल पुलिस वाला उनकी कॉल उठाएगा तो क्या ही पूछेगा. तो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी अनॉयड विद द गवर्नमेंट. दे आर सेइंग कि इट इज़ नॉट अ गुड मूव. गवर्नमेंट शुड, what we can say, गवर्नमेंट शुड टेक बैक इट्स डिसीजन. ठीक है. तो आंसर क्या होगा, 112. नेक्स्ट, विच कंट्री साइन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद UNWTO फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म. एक UNWTO ऑर्गेनाइजेशन है. UNWTO की फुल फॉर्म सबको पता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों. ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. किस कंट्री ने उसके साथ पार्टनरशिप किया है. अब भाई करती रहेंगे, दुनिया में इतनी कंट्री, हमें क्या मतलब. शायद कहीं ना कहीं हमारी कंट्री ने किया होगा, इसलिए आंसर में ऐसे क्वेश्चन का आंसर यही होता है. भाई देखो, दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज है, हमें क्या मतलब है कि इसने क्या कर लिया. पूरी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है, बट ये इंपॉर्टेंट कब होगा, जब इंडिया साइन करेगी. तो इसका आंसर इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया ने एक ना क्या किया है, गिफ्ट दिया है. इंडिया गिफ्टेड इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टू विच कंट्री.
स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। मतलब एक तरह का ये कोई INS मतलब इंडियन नेवी का कोई शिप है, ठीक है, जिसको इंडिया ने गिफ्ट में दिया है। और ऑब्वियसली गिफ्ट को ये जो दिया है, गिफ्ट देने के दो रीज़न होते हैं। अगर आपको किसी को अपना दोस्त बनाना है, ठीक है, तो आप उसे आपकी मेंटालिटी मैच करनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स मैच करनी चाहिए। अदरवाइज इन जियो पॉलिटिकल स्फेयर अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है तो उसकी मदद करो, शायद वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, टर्की जैसे, हम उनके यहाँ पे अर्थक्वेक आया, हमने मदद की, बट दे आर द सेम। उन्होंने कोई भी अपने अंदर, कोई उनके अंदर चेंज नहीं आया, वो पाकिस्तान का ही राग आते हैं। बट ये जो हमने दी है, गिफ्ट किया है, ये किसको दी है? ये वियतनाम को हमने गिफ्ट दी है, ठीक है। और वियतनाम हमें चाहिए टू काउंटर चाइना। चाइना की सबसे लड़ाई है इवन विद रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, जो भी कंट्री उसको बॉर्डर, फिलीपींस, ताइवान, जापान, कोई भी कंट्री हो, सबसे लड़ाई है उसकी भाई की। और हमें चाहिए उसके जितने भी दुश्मन हैं, हम सबका साथ, चाइना का डी विकास, ठीक है, ये हमें करना चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है? देखो, चाइना ऑब्वियसली पावरफुल नेशन है, तो हमें उसके दोस्त, जो उसके दुश्मन है, और दोस्त के दुश्मन, सॉरी अब पता नहीं कैसे बनती है वो कहावत, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। विच कंट्री इज होस्ट ऑफ द एक्स खान क्वेस्ट 2023 मल्टीलेटरल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज। असल में ये ना कोई एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्स खान। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इवन इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है। ये कह रहा है कि ये जो एक एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है, ये कहाँ होती है? ये होती है भाई मंगोलिया में। और मंगोलिया के साथ तो इंडिया की और भी कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज भी हम मंगोलिया के साथ करते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है, एक्स खान क्वेस्ट 2023, और ये हमेशा मंगोलिया में ही होती है, और यूएस भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और ये इंडिया के लिए अच्छा मौका है चाइना के पड़ोसियों से अच्छा रिलेशन बनाने का, जिससे चाइना अगर कभी हमारे साथ कभी स्ट्रगल में आता है तो हम भी उसे स्ट्रगल में पहुंचाएंगे। अगर वो हमारे सामने सी की साइड से आता है, इंडियन ओशन से आता है, हम भी मंगोलिया से पहुंच जाएंगे, तो एक अच्छा है। और मंगोलिया के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट उसका नाम है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल। एक ना दक्षता ये यंग प्रोफेशनल्स के लिए, अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, असल में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं करप्ट होने के। ये करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं? शायद हमारे कुछ वैल्यू सिस्टम में प्रॉब्लम है, शायद हमारी एजुकेशन में वैल्यूज़ नहीं सिखाई जा रही, मोरल्स एंड वैल्यूज़ शायद हम यहाँ पे लैक कर रहे हैं, हमारे साथ इसलिए हो रहा है। अब एक मिनिस्ट्री है जिसने कोशिश की है कि हम जो अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे उनको कुछ सिखाएंगे, और उसका प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? दक्षता। वो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। ये पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट को सिखाएंगे हाउ टू बिहेव, हाउ टू बी सिटीजन फ्रेंडली। और आपको पता ही है कि एक पहले भी एक ये स्कीम शुरू हुई थी, एक मिशन शुरू हुआ था, उस मिशन का नाम था मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी में हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल को सिखाना था हाउ टू बिकम citizen friendly, how to what we can say, how to conquer that feeling of corruption। क्यों हमें इन सब चीजों के लिए ये चलाया गया मिशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन अडॉप्टेड द इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज। ओके, आजकल पता ही है आपको, एक सबमरीन थी टाइटन करके, सबमरीन तो नहीं थी, समरसेबल था। सबमरीन का एक छोटा रूप होता है समरसेबल, और गया था वो टाइटैनिक देखने, वो डूब गया, ठीक है। और आपको बताइए किसी कंट्री का ना, अगर ये कोई कंट्री है तो उसका ना एक टेरिटोरियल वाटर होता है, ये उसका टेरिटोरियल वाटर है जहां पे उसका राइट चलता है। और इस टेरिटोरियल वाटर के बाहर जो चीज होती है उसे बोलते हैं ओपन सी। और आज भी आपको पता है कि कुछ नेशन ऐसे होते हैं जो ओपन सीज में जम के एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और ओपन सी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो एक अग्रीमेंट हुआ है जिसमें फिलहाल 100 कंट्री साइन कर चुकी हैं ओपन सीज को बचाने के लिए। ओपन सीज का मतलब क्या होता है, जिस एरिया पर ओशियन के किसी भी कंट्री का हक ना हो, दैट इज ओपन सी, ठीक है। तो या हाई सी बोलते हैं। अब ये कह रहा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वो अग्रीमेंट कराया है, तो यूएन ने वो अग्रीमेंट कराया है। हु इज द हेड ऑफ द पैनल सेट अप टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन आर्बिट्रेशन लॉ। देखो भाई, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारे पास केस सॉल्व कराने के दो तरीके हैं, या हम कोर्ट में चले जाएं, और कोर्ट में सनी देओल का डायलॉग सबको पता है, तारीख पे तारीख मिलती है जज साहब, क्या नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। दूसरा तरीका क्या है, कोई ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म यूज कर लें, जिसे बोलते हैं एडीआर मैकेनिज्म। ऑल्टरनेट तरीका मतलब क्या है, कोर्ट के पास ना जाओ, कोई और तरीका कर लो। क्यों ना हम क्या करें, एक आर्बिट्रेटर को ढूंढ लें जो हमारे बीच में मध्यस्थता कराए। जैसे कि दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है। अब दो प्रॉपर्टी का विवाद को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जाओ कोर्ट में। कोर्ट में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, एक आपका भी सही, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप किसी आर्बिट्रेटर को हायर कर लें। पहले हमारी सोसाइटी में जो आर्बिट्रेटर हुआ करते थे वो मामा, फूफा, चाचा, ताऊ हुआ करते थे। आजकल प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर होते हैं। इंडिया में आर्बिट्रेटर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं शायद जो मध्यस्थता से सॉल्व हो सकते हैं, बट मध्यस्थता का नियम में कमी है हमारे इंडिया में, इसलिए नहीं होते। तो ये कह रहा है कि एक कमेटी अपॉइंट की गई है जिसमें आर्बिट्रेशन के जो नियम हैं, देखो हमारे यहाँ पे जनरली जो आर्बिट्रेशन के जो लॉ है ना, वो एक लॉ से यहाँ पे गवर्न होते हैं, उसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। नहीं लिखना है इसको, बता दिया ऐसे ही, ठीक है। कॉन्सिलेशन एक्ट से इससे हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन गवर्न होती है। अब हमें उस आर्बिट्रेशन के नियम में कुछ चेंज लाना है, तो कह रहा है कि कौन सी कमेटी हमने अपॉइंट की है जो उसमें रिफॉर्म लाने के लिए बात करेगी। उसका नाम है बच्चों टी.के. विश्वनाथन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ की टेंशन लेनी है, किस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in which country will the FIFA Under 17 World Cup be organized? किस कंट्री में FIFA 17 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, FIFA Under 17 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, वन लाइनर है, वन लाइनर की तरह सॉल्व करेंगे। नाम है इंडोनेशिया, और आपको बताना है इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम, ठीक है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी जकार्ता, अभी इसकी कोई नई कैपिटल बनी है, एंड इट्स कालीमंडन प्रोविंस। कालीमंडन प्रोविंस में वो कौन सा शहर है जहाँ पे इसकी नई कैपिटल बनी है, ठीक है। आपको आंसर करना है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंडोनेशिया। इन विच सिटी ऑफ अमेरिका स्कूल हॉलीडे हैज बीन अनाउंस्ड ऑन दिवाली। देखो, इंडियन फेस्टिवल दिवाली, अमेरिका के न्यूयॉर्क में छुट्टी हो गई, तो मतलब अच्छा ही है, कोई इंडियन फेस्टिवल है जिसका इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है। या आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि इंडियंस का थोड़ा सा लोगों में इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, कि हमारे जो फेस्टिवल है उनको ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यूयॉर्क एक सिटी है अमेरिका की, सबको पता है, हाँ, वन ऑफ दी वेल्थिएस्ट सिटी, दुनिया की सबसे वेल्थिएस्ट सिटी है। दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर्स, सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स न्यूयॉर्क में रहते हैं। वहाँ पर कौन सी छुट्टी करा दी, दिवाली की छुट्टी करा दी इंडियंस ने। या तो हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे त्यौहार का मैं कह सकता हूँ अब इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर रही है। वैसे दिवाली एक हिंदू फेस्टिवल है, और जनरली एक स्टेट है अमेरिका में, उस स्टेट का नाम है जॉर्जिया। आजकल ना वर्ल्ड में एक और चीज़ चल रही है जिसे बोलते हैं हिंदू फोबिया। हिंदू फोबिया फैलाया जा रहा है कि हिंदूज आर बैड, ये चीज़ें फैलाई जा रही है। तो जॉर्जिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हिंदू फोबिया के खिलाफ, कि हिंदू फोबिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हिंदूज वो हैं जिन्होंने दुनिया को योगा सिखाया, हिंदूज वो हैं जिन्होंने दुनिया को चैरिटी सिखाई, फिलैंथ्रोपी सिखाई। हिंदूज वो हैं
जिनका कोई नाम नहीं आया। तो जॉर्जिया ने इस रेजोल्यूशन को पास किया है और दिवाली को हमने सेलिब्रेट किया है, ठीक है। और इस दिवाली की छुट्टी होगी और ये बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच सिटी द थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप कमेटी ऑफ G20 इज बीइंग हेल्ड। देखो मैंने बताया ना, G20 की बहुत सारी मीटिंग होती रहती है, कभी टूरिज्म के लिए, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कभी कल्चर के लिए, कभी मेन मीटिंग होगी। अब ये कह रहा है कि ये जो मीटिंग होनी है वो कहाँ पे हुई है, तो उसका आंसर क्या होगा भाई, हमारे पड़ोस में हुई है, ऋषिकेश उत्तराखंड। आई होप तुम गए होंगे ऋषिकेश में। ऋषिकेश जाओगे तो बहुत अच्छी जगह है, राफ्टिंग करने का है, मगर राफ्टिंग कभी भी बारिश में नहीं करनी चाहिए। बच्चे हो तो मम्मी पापा के साथ जाना चाहिए, मम्मी पापा के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऋषिकेश। विच टीम हैज़ मेड द हाइएस्ट टोटल इन सुपर ओवर इन ODI क्रिकेट हिस्ट्री। सुपर ओवर हुआ है ODI में। आजकल आपको पता है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट चल रहा है, तो जो कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ तो ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं, जो जीतती रहती है, लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जीतती रहती है, इंग्लैंड, तो ये, और कुछ कंट्री क्वालिफाई करके पहुंचती है। इवन वेस्ट इंडीज़ एंड श्रीलंका को भी अगर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है तो क्वालिफाई करके आना पड़ेगा। और अभी एक मैच हुआ था नीदरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, नीदरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और बहुत हाई स्कोरिंग मैच था। उसमें नीदरलैंड के एक ऑलराउंडर थे जिनका नाम था लोगन वैन। उन्होंने विंडीज़ के एक फेमस बॉलर है, उसका नाम बोला हूँ, IPL में खेलता है, नाम क्या है उसका, अरे जेसन होल्डर, हाँ, जेसन होल्डर को एक ही ओवर में 30 रन मारे और फिर जीत गया। तो कह रहा किसने मारे, नीदरलैंड ने मारे, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑनर्ड PM मोदी विद द हाइएस्ट स्टेट ऑनर। PM मोदी को अभी किसी कंट्री का हाईएस्ट स्टेट ऑनर मिला है, और उस ऑनर का नाम बता देता हूं। उस ऑनर का नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल। PM मोदी को अभी ना ये अवार्ड मिला है, ये किसी कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर है। और आपको पता ही है इजिप्ट जो कंट्री है, इजिप्ट, वहां से नाइल बहती है, बाकी देखो किसी और कंट्री से नाइल बहती ही नहीं है। तो आंसर भी क्या हो गया, इजिप्ट आंसर हो गया। और अभी आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी इजिप्ट गए थे। मेरे को जानना है इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम जानना है, ठीक है। देखना, आप देख के बताओ मेरे को क्या नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट स्पिनर टू टेक 5 विकेट होल इन 3 कंसेक्यूटिव ODIs। मतलब 3 लगातार ODIs में 5 विकेट लिए हैं 3 बारी, मतलब 3 ODIs एंड 3 5 विकेट होल मिले हैं। वो कौन सा क्या है, वो कौन सा स्पिनर है जो ऐसा कर रहा है, तो उनका नाम है बच्चों वनिंदु हसरंगा। क्या नाम है, वनिंदु हसरंगा। और सबको पता है अगर ये हसरंगा है तो ये श्रीलंका के हैं। आई थिंक वनिंदु जो खेल रहे थे IPL टीम में से, IPL टीम में आई थिंक ये जो खेले थे किसके लिए खेले थे, RCB के लिए खेले थे, विराट कोहली भाई के लिए खेल रहे थे, ठीक है। हु इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अ जॉइंट सेशन ऑफ US कांग्रेस ट्वाइस। मतलब कोई ऐसा भारतीय प्राइम मिनिस्टर है जिसने US कांग्रेस को 2 बार एड्रेस किया। एंड US कांग्रेस जो उनका पार्लियामेंट है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसका प्रतीक है। और उसको किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, लाइक अगर मैं आपको बात करूं, अमेरिका ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1785 के अराउंड उन्होंने क्या किया था, उसके अराउंड उन्होंने कमेंट्स किया था। और इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था। तो उन्हें देखो कब के आज़ाद हो रखे हैं, और हम अभी रिसेंटली आज़ाद हुए हैं। और हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने उनको 2 बार एड्रेस कर दिया। एंड अमेरिका को एड्रेस करना या उनके पार्लियामेंट को एड्रेस करना, अब अमेरिका में तो विजिट बहुत की होती है, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है, चाइना में बहुत सारी कंट्रीज है, बट ये इट वाज अ स्पेशल ऑनर, ठीक है। अब ये किसने किया है, सबको पता है किसने किया है, नरेंद्र मोदी। बाकी तो करने वाले ही कौन है अभी। हु हैज कंप्लीट द थर्ड फास्टेस्ट क्रिकेट टू कंप्लीट 15th सेंचुरी। अब ऐसे क्वेश्चन आते तो है नहीं एग्जाम में। सबसे पहले 15th सेंचुरी का फास्टेस्ट जो रिकॉर्ड है, ठीक है, और कौन सा फास्टेस्ट, थर्ड फास्टेस्ट। मतलब उनसे पहले भी किसी 2 ने उससे भी कम मैचेस में 15th सेंचुरी लगाई हुई है। तो बताओ कि थर्ड फास्टेस्ट टू स्कोर 15th सेंचुरी कौन है। नाम है साई होप। और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है,
तो इस पर ना आने का स्टार लगाओ, ठीक है। वैसे हमारे पड़ोसी बाबर आजम, उन्होंने सबसे तेज 15 ओडीआई सेंचुरी लगाई हैं इन मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एनुअली? कब मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे? ये मनाया जाता है 23 जून को, और 1894 में ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी, उसको कॉमरेट करने के लिए बनाया जाता है। वैसे आपको बता दूं, जो पहला ओलंपिक हुआ था वो 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था। और मेरे को जानना है कि अगला ओलंपिक कब होगा, अगला ओलंपिक कब होगा, और होस्ट कंट्री कहाँ होगी। इन चीज़ों के आंसर आपके जरूरी हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो तो हॉलिस्टिकली पढ़ो और मेरे लिए सर्च करके लाओ, बताओ, अपने खुद से बताओ कि कौन था, आखिरी बारी ओलंपिक कहाँ हुआ था और अगला ओलंपिक कहाँ होगा, ठीक है। वैसे हिंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट? सबसे अच्छी रहने लायक सिटी कौन सी है? अब हम रहते हैं देहरादून में, अच्छी तो हमें भी लगती है, दिल्ली में कोई रहता है, मुंबई में रहता है, बट आपको पता ही है दिल्ली, मुंबई एंड ऑल, दे आर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, तो दे कांट बी द मोस्ट लिवेबल सिटी। हाँ, अब आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, तो भाई उसका आंसर है वियना। और वियना जो एक सिटी है वो कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की ये सिटी है। ऑस्ट्रेलिया एक यूरोपियन कंट्री का है। विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम? देखो नासा क्या चाहता है, मून पे एक मिशन भेजा है, बहुत साल के बाद ये कोई मैन्ड मिशन भेजा है, मतलब कोशिश की जा रही है मैन्ड मिशन भेजने की। इसमें हम भेजना चाहते हैं किसी विमेन को, शायद पहली बार कलर जाएंगे, क्योंकि जब आई थिंक पिछली बार गए थे तो ब्लैक एंड व्हाइट था। इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कि जापान की जाक्सा, कैनेडियन की, कनाडा की, यूरोपियन की, तो बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसमें कौन भी शामिल हो गया है? इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट बाल्टिक कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली बाल्टिक कंट्री। और आपको बताइए, ये जो 3 कंट्री हैं, लतीविया, एस्टोनिया एंड लिथुनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्री हैं। इन 3 कंट्री को बाल्टिक कंट्री बोला जाता है। तो आइसलैंड तो बाल्टिक कंट्री नहीं है, इससे पहले बाहर निकालो, तो पहले 3 बाल्टिक कंट्री है। वैसे पूरी दुनिया में डेनमार्क ने सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया था कि इट इज योर पर्सनल चॉइस इफ यू वांट टू मैरी अ बॉय और अ गर्ल। और आप खुद भी क्या हो सकते हो, कुछ भी, खुद भी कुछ हो सकते हो। तो अ बॉय कैन मैरी अ बॉय, अ गर्ल कैन मैरी अ गर्ल, ऐसा हो सकता है। डेनमार्क ने पहली बार किया था, अभी किसी बाल्टिक कंट्री ने किया है, और उसका आंसर क्या है? लतीविया, ठीक है। और ये बाल्टिक कंट्री है, और आइसलैंड तो बाल्टिक कंट्री ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विद whom डिड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टाई अप? हाँ, दिस इज द स्टार क्वेश्चन, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने या हिल ने किसी कंपनी के साथ सौदा किया है, समझौता किया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का। देखो, अकॉर्डिंग टू द यूज हम एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, जहाँ पे कोई बहुत हैवी एयरक्राफ्ट यूज कर सकते हैं, कभी लाइट एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। और अभी हमने किसी के साथ अग्रीमेंट किया है, टेक्नोलॉजी शेयर होगी और हम मिलके एक एयरक्राफ्ट बनाएंगे को। तो अमेरिका गए थे मोदी जी, और मोदी जी ने वहाँ जाके किसी कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया कि भाई तुम हमारी HAL को सिखाओ कि कैसे बनाते हैं ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो बहुत बड़ा ये हमारे लिए था, और डिफेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इसका नाम है GE एरोस्पेस, इनके साथ अग्रीमेंट करके आए। हु ऑर्गेनाइज द ओशियन रिंग ऑफ योगा? किसी इंडियन आर्म फोर्सेज ने ये ओशियन रिंग ऑफ योगा को ऑर्गेनाइज किया है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन है? तो भाई वो इंडियन नेवी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट? तो देखो, पूरी दुनिया वो ग्लोबल वार्मिंग से दुखी है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे तेज़ी से गर्म हो रहा है? और उसका जो आंसर है, वो आंसर क्या है बच्चों? यूरोप है। यूरोप बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है।
Which Indian city holds the Guinness World Record for the largest number of people gathering for yoga session at the state level? आपको पता ही है कि जून 21 को हम योगा डे मनाते हैं. अभी किसी सिटी में लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी जहां पे 1.25 लाख लोग एकत्रित हुए थे. वो पूछ रहा है सिटी का नाम बता दो. उस सिटी का नाम क्या है? उस सिटी का नाम है सूरत. और अगर सूरत है तो बताओ कौन से स्टेट में है. अगर सूरत है तो बताओ कौन से स्टेट में है. ठीक है. नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूटी वॉज द मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि अस्त्र फर्स्ट इज रिसेंटली कंडक्टेड? अभी किसी स्टेट और यूटी में अग्नि अस्त्र करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है बाय इंडियन आर्मी. ये पूछ रहा है कि बताओ वो जो अग्नि अस्त्र है वो कहाँ पे. तो बहुत सारे कैनन्स गए हैं, बहुत सब तरह की लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स गए हैं वहाँ पे. और वहाँ पे इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज चल रही है, नाम है अग्नि अस्त्र. एक तरह का ये मैसेज भी होता है टू द चाइना एंड पाकिस्तान कि भाई साहब वी आर लाइक रेडी, कभी भी आओ, हम आपका वेलकम करेंगे पूरा. ठीक है. और ये कहाँ पे हो रहा है? 31 का आंसर है बच्चों, लद्दाख. लद्दाख में ये सब कुछ हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइस वेराइटीज रिनाउंड फॉर इट डिस्टिंक्ट अरोमा एंड नोटेबल टेस्ट? मतलब कोई राइस की वैरायटी है जिसका डिस्टिंक्ट अरोमा है, बहुत अलग सी कोई खुशबू है, और टेस्ट भी नोटेबल है, नॉर्मल टेस्ट नहीं है, अलग कुछ टेस्ट है. और ये कौन सा राइस है? और जो भी ये राइस है ना, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है. इवन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में ये है. हाँ, ये हेल्पफुल है. अगर आप इसे खाते हो तो आपको लो चांसेस हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होंगी. इस जो राइस का नाम है उसका नाम है जोहा राइस. जोहा राइस जो है वो असम की एक वैरायटी है, असम की एक नेटिव वैरायटी है, असम में ही होती है. लोग अब उसकी खीर भी खाते हैं, नॉर्मली भी खाते हैं. और इसको रिसेंटली जीआई टैग मिलाया. जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. जैसे कि आपने सुना होगा आगरे का पेठा. अब आगरे का पेठा आगरा में बने तो सही है. अब आगरे का पेठा देहरादून में बनाऊं और मैं बोल दूं आगरे का पेठा है तो क्या है आगरे का पेठा? आगरे के पेठे का नाम को तो खराब हो जाएगा. देखो, कहीं पे भी कोई चीज़ बनती है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो बहुत अच्छा बनाते हैं. कहीं की कोई चीज़ फेमस हो तो वहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो कि हाईली एक्सपर्टाइज एरिया है वो. आगरे का पेठा बना के आगरे के पेठे को बदनाम करना, इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है कि आगरे का पेठे के नाम से सिर्फ आगरे का पेठा ही बिकेगा और कहीं का पेठा आगरे के पेठे के नाम से नहीं बिकेगा. अगर आप देहरादून बनाते हो तो बोलो देहरादून का पेठा है, आगरे का पेठा नहीं है. चाहे लिख दो कि आगरे के पेठे से भी बेटर पेठा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगरे का पेठा नहीं लिखोगे. इंडिया में एक एक्ट है और एक्ट का नाम है जीआई एक्ट ऑफ 1999. वो इस चीज़ को रेगुलेट करता है. सबसे पहले ये जो दिया गया था टाइटल, ये दिया गया था दार्जिलिंग टी को. और दार्जिलिंग टी कौन से स्टेट में पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी एंड ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. टेस्ट के लिए पढ़िए, नोट्स बनाइए एंड आई विश कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए. थैंक यू सो मच. ओके, जय हिंद, जय भारत. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.